हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास विद मानसी शर्मा के साथ। आज का हमारा विषय है हिंदी बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम आज फटाफट से, ताकि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं? तो कार्यालय हिंदी से मतलब है कि कार्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। मतलब भाषा को, हिंदी भाषा को कार्यालय में प्रयोग में लाया जाता है, उसको हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कार्यालय के बारे में, जब हम कार्यालय की बात करते हैं तो कार्यालय मतलब क्या है? ऑफिस। जब हम किसी ऑफिस में, ऑफिस से मतलब है जैसे कोई कंपनी है, तो उसमें जो भाषा प्रयोग में लाई जाएगी, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी भी चीज़ पे काम किया जा रहा है, तो उसमें ऐसी भाषा तो हम आपस में बातचीत करते हैं, आम बोलचाल की भाषा होती है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो जिनका अपना एक अर्थ होता है, या फिर वो बोलने में और दूसरे को समझाने में अच्छे लगे। दूसरा उनका एक कहते हैं जैसे अरे तू क्या कर रहा है, तो जैसे ये वाली भाषा हो गई, तो इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कार्यालय में किया जाता है, उस भाषा को कार्यालय हिंदी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप कार्यालय हिंदी को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। मतलब आपसे ये इसमें पूछा जा सकता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, या अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा क्या है या राज्य भाषा क्या है। तो सीधा सा आंसर है इसका कि राज्य भाषा से मतलब है किसी राज्य में बोले जाने वाली भाषा, और राष्ट्रभाषा से मतलब है कि पूरे राष्ट्र की मातृभाषा। जैसे कि हमारे देश की भाषा है हिंदी, ये हमारी मातृभाषा है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य भाषा वह भाषा है, जैसे हमारे कार्यालय हैं, अलग अलग जगहें हैं, है ना। हमारे देश में जितने राज्य हैं उनमें से कुछ राज्यों में वहाँ के, जैसे कह सकते हैं कि कहीं जैसे साउथ साइड में जाते हैं तो वहाँ के जो भाषाएं हैं, वहाँ पे वहाँ की कार्यालय जो भाषा होगी वो वहाँ की भाषा होगी, है ना। जैसे हमारे देश में, मतलब हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे अलग दूसरी भाषा का प्रयोग होता है, जो वहाँ की राज्य की भाषा होती है। तो राज्य की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो राष्ट्र की भाषा होती है वो पूरे राष्ट्र मतलब पूरा देश, मतलब कि उसकी जो पूरी भाषा, मतलब जो भाषा होगी वो मातृभाषा कहलाएगी, जैसे कि है हमारी हिंदी भाषा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राज्य भाषा जो किसी राज्य में बोली जाती है, किसी राज्य के कार्यालय क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है भाषा, उसे क्या कहते हैं हम? राज्य भाषा। और राष्ट्रभाषा मतलब आम बोलचाल की भाषा, जो सभी लोग समझ सकें, अपनी बात उसमें समझा सकें, वो है हमारी राष्ट्रभाषा, मतलब कि मातृभाषा। उम्मीद करती हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा से मतलब है कि जो अलग अलग देशों के लोग होते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, उन लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है हमारी संपर्क भाषा। इसमें क्या होता है, जो शब्द होते हैं वो सरलता से होते हैं, मतलब सरल होते हैं। दूसरा, दूसरे इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ऐसे शब्द होते हैं। तो जो बात मतलब एक दूसरे व्यक्ति को हमारी बात समझ में आ सके और उसकी बात हम समझ सके, ऐसी भाषा को कहते हैं हम संपर्क भाषा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, संचार भाषा किसे कहते हैं? संचार भाषा से मतलब है जिसमें हमें किसी साधन की जरूरत होती है, जैसे कि
टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, संचार के साधन हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके जब हम भाषा बात करते हैं या सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी संचार भाषा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। टॉपिक हम जल्दी जल्दी इसलिए खींच रहे हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझाना है हमें, हम प्रॉपर आंसर नहीं लिख रहे हैं। आप अगर इसे नोटबुक लेके बैठे होंगे, पेन लेके बैठे होंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी इस वीडियो में हमने लाए हुए हैं, और आप सिर्फ उनकी तैयारी कर लें तो आपका एग्ज़ाम, मैं कहती हूँ, बेस्ट से बेस्ट होगा। ठीक है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलचाल भाषा किसे कहते हैं? बोलचाल की भाषा से मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बोलचाल की भाषा ही है। जैसे अबे तू क्या कर रहा है, या कहाँ खड़ो है, या मतलब किस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, वो होती है हमारी बोलचाल की भाषा, जो हम अपनी सामान्य दैनिक दिनचर्या में प्रयोग में लाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि जिस भाषा में मतलब हम अपनों से बात करते हैं, अपनेपन के साथ बात करते हैं, वो होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा, जिसमें हमें सुविधा महसूस होती है और दूसरा बंदा, मतलब जो भी दूसरा व्यक्ति हमारे सामने होता है, वो अपनी बात अपने आम रवैये के साथ हमारे साथ पेश करता है, वो होती है हमारी बोलचाल की भाषा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि बोलचाल भाषा किसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रचनात्मक भाषा किसे कहते हैं? रचनात्मक भाषा से मतलब है कि जब हम शब्दों में नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सरल से होते हैं, उनमें हम अपने नए नए अर्थों को जोड़ते हैं और उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, वो हो जाते हैं हमारे रचनात्मक शब्द। जैसे कि पहले चक्कू को काचू कहा जाता था, आप समझ रहे हो? पहले चाकू को काचू कहा जाता था, तो उसमें लोगों ने काचू की जगह चाकू शब्द का प्रयोग करना शुरू करा, तो आज के समय में काचू को चाकू कहा जाता है, ना कि काचू कहा जाता है, जबकि सही शब्द जो था हमारा काचू था, जिसका परिवर्तन करके चाकू कर दिया गया। तो इसी तरीके से जिस शब्द में परिवर्तन किया जाए, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ा जाए, वो हो जाती है हमारी रचनात्मक भाषा। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि रचनात्मक भाषा कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य क्या है? तो जैसे कि हमने जाना कि कार्यालय हिंदी का मतलब है कि कार्यालय में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। अब हम जानते हैं इसकी उद्देश्य से मतलब है कि जब हम आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम बात करते हैं, तो वो भाषा हम कार्यालय में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यालयों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपने क्षेत्र होते हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें जो अपनी भाषा का है प्रयोग करना होता है, और कोशिश की जाती है कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जहां कम से कम उसका प्रयोग हो और हम अपनी बात को कह सकें। तो जो हमारी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है वो केवल इतना है कि जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं तो उसमें हम ध्यान रखें कि हम जो बात कर रहे हैं उनमें जो शब्दों का, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। किस तरीके से कि जब मैं कहती हूँ आपसे कि जा वहां से पानी लिया, तो ये एक तरीके से एक क्या कहते हैं गुस्से वाला तरीका हो गया ना, कि हम किसी पे अपना ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन कार्यालय में एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए और जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए जो कार्यालय हिंदी है उसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब हम अपनी बात किसी से कहें तो हमें
उसको समझाने में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, जिस भाषा में हम उससे बात कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि कार्यालय हिंदी का आखिर उद्देश्य है क्या। अब हम बात करते हैं कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों के बारे में। ये तो हो गया उद्देश्य। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्र कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र क्या क्या है। कार्यालय हिंदी के जो क्षेत्र हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है टिप्पणी, दूसरा है प्रारूपण जिसे मसौदा भी कहा जाता है, तीसरा है संक्षेपण, चौथा है प्रतिवेदन, पांचवा है कार्यवृत्त लेखन और छठा है कार्यालय अनुवाद कार्य। ये जो है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सभी टॉपिक के बारे में, हम एक एक करके बात करेंगे आगे वीडियो में। अब हम बात करते हैं कार्यालय हिंदी की विशेषता, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कार्यालय हिंदी जो है उसकी विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें कर्म मतलब कार्य को सबसे ज्यादा प्रधान माना गया है, मतलब कर्म करने को प्रधानता दी गई हुई है। किस तरीके से? एक नीची पोस्ट पे व्यक्ति है, एक ऊंची पोस्ट पे व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, मतलब दोनों व्यक्ति कर्मचारी ही हैं, मतलब कार्यालय में हैं, काम करते हैं, वर्कर्स हैं, तो एक तरीके से जाहिर सी बात है कर्मचारी हैं। तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। अब ये जो ए है ये सीनियर है और ये जूनियर है, तो जो इन दोनों की भाषा होगी वो एक दूसरे के लिए सम्मानजनक होगी। कोई किसी का अनादर नहीं कर सकता है, दोनों को ही जरूरी है कि एक दूसरे की इज्जत करें। और अगर किसी भी तरीके की मतलब कमी महसूस हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है या किसी को एक दूसरे से शिकायत है, तो उसे स्वाभाविक रूप क्या है मनुष्य का, वो एक दूसरे से आतंकी, मतलब एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी जो आम भाषा होती है उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है और बदतमीजी और वही सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में आ जाता है। कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी को एक दूसरे से परेशानी है तो वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी बात को अपने हेड को, मतलब सी जो इनका भी हेड होगा उसके पास रखेंगे कि हमें इस तरीके से दिक्कत है। या फिर हम कह सकते हैं कि कार्यालय में बहुत से कार्य होते हैं, तो उन कार्यों में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उनमें हमें ये नहीं देखना होता है कि ये हमारा जूनियर है, ये हमारा सीनियर है। दोनों का अपना अपना कर्म है और कार्य है वो उसके आधार पर अपना काम करेंगे, और ना कि ये देखेंगे कि ये काम मैं करूँगा या ये ऐसे होगा या वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं कि कार्यालय हिंदी की विशेषता सिर्फ इतनी है कि इसमें काम को, मतलब कर्म को प्रधानता दी गई हुई है, और जो भी व्यक्ति मतलब यहाँ पे काम कर रहा है उसका केवल और केवल इतना ही फर्ज है या कर्तव्य है कि वो अपने काम को महत्व देगा, ना कि अपनी निजी जिंदगी को। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो कार्यालय हिंदी के, जैसे मैंने आपको पहले पूछा कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, दूसरा हो गया कार्यालय हिंदी के उद्देश्य, तीसरा हो गया इसके क्षेत्र, और चौथा है हमारा इसकी विशेषता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपसे
मैं कह रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसमें से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो लॉन्ग में पूछा जाए या शॉर्ट में पूछा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक किसे कहते हैं। सृजनात्मक से मतलब है, मैं आपको बता दूं कि सृजनात्मक को रचनात्मक भी कहा जाता है, और रचनात्मक का मतलब जो है वही सृजनात्मक का मतलब है। मतलब कि किसी भी शब्द में परिवर्तन करना, नए शब्दों को जोड़ना, वो कहता है रचनात्मक, और उसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक भी। अगर आपसे रचनात्मक पूछा जाए या सृजनात्मक पूछा जाए, दोनों का जवाब एक ही होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सृजनात्मक किसे कहते हैं या रचनात्मक किसे कहते हैं। जिनमें शब्दों को, मतलब शब्दों में नए शब्दों का प्रयोग किया जाए या उनमें परिवर्तन किया जाए, वो क्या होता है, रचनात्मक, और उसी को क्या कहते हैं हम, सृजनात्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। तो परिभाषिक शब्दावली से मतलब है कि जिन शब्दों की परिभाषा निकल के आती हो, जिन शब्दों की सीमाएं बांधी गई हो, वो होती हैं हमारी परिभाषिक शब्दावली। लेकिन जिन शब्दों की सीमाएं बंधी नहीं होती हैं, वो होती है हमारे साधारण भाषा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे कि परिभाषिक शब्द क्या होते हैं, जिनकी सीमाएं बंधी होती हैं, जिनकी परिभाषा निकल कर आती है, उसे कहते हैं परिभाषिक शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशु अनुवाद किसे कहते हैं। आशु अनुवाद से मतलब है कि कोई भी बातचीत चल रही हो या कोई वक्तव्य हो, उस जिस भाषा में वो हो रहा हो, उस भाषा से दूसरी भाषा में उसका परिवर्तन कर देना ही आशु अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो किसी भी बात या वक्तव्य में परिवर्तन कर देना एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो वो आशु अनुवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्र लेखन से आशय और महत्व। तो पत्र लेखन का आशय क्या है। पत्र लेखन से मतलब है कि ये जो है सभ्य समाज की कलात्मक देन है। ये क्या है, पत्र लेखन क्या है, सभ्य समाज की कलात्मक देन है। इसमें क्या कि आप पत्र के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित कर पाते हैं, अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और अपने जो संबंध हैं उन्हें मजबूत कर पाते हैं। पत्र माध्यम है दो व्यक्तियों को, चाहे वो कहीं भी रह रहे हो, उनके बारे में आपस में उनकी खुशहाली या फिर किसी भी प्रकार की बातों को समझने और समझाने का कार्य करता है पत्र लेखन। अब इसका महत्व क्या है। आप जानते हैं कि पत्र लेखन जो है आज से नहीं बल्कि पुराने समय से चलता आ रहा है, कि हमने सुना भी है कि पत्र लेखन जो है, पहले राजा वगैरह पत्र लिखते थे तो कबूतर के माध्यम से दिया करते थे, पर ये कहने वाली बात है, उनके सिपाही होते थे, उस पत्र को दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे, इस तरीके से हुआ करता था। तो वो उस टाइम पे इतना चल नहीं पाया था, लेकिन आज के समय में पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि आज का जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। पत्र लेखन क्या करता है कि कम शब्दों में बिल्कुल सही प्रकार से, सही ढंग से अपने जो विचार हैं एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचा पाता है। तो पत्र लेखन वो कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और सही ढंग से कर पाता है। तो इसलिए जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन से क्या आशय है कि पत्र लेखन जो है दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित कर पाता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और इसका महत्व ये है कि जो आज का व्यस्त जीवन है उसमें ये लोगों के बहुत ही काम आ रहा है, क्योंकि जो हमारी बिजी लाइफ है उसमें दो व्यक्ति अपने बातों को एक दूसरे से कम शब्दों में पहुंचा पाता है, चाहे वो शिकायत हो या किसी चीज़ की मंजूरी हो या किसी भी काम को करने के लिए। पत्र काफ़ी प्रकार के लिखे जाते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं तो हमें छुट्टी चाहिए होती है तो सिक लीव
लिखते हैं, या स्कूल से हाफ डे लेना होता है तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, या फिर हमें जॉब लेनी होती है तो हम लिखते हैं, या फिर हम अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या हमें किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो हम वो लेते हैं। मतलब हर प्रकार के, मतलब काफ़ी प्रकार के पत्र होते हैं और आप जानते भी हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो पत्र की अपनी अलग भूमिका है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आप पत्र लेखन के बारे में समझ पाए होंगे कि आखिर पत्र लेखन क्या है और इसके महत्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र लेखन के गुण, जो है संक्षिप्तता, मौलिकता, स्पष्टता, सुबद्धता, संपूर्णता, यथार्थता, सहजता, शालीनता। इन सभी का मतलब है, मतलब ये जो है पत्र लेखन के गुण हैं सारे, और इनका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे संक्षिप्तता है तो इसका मतलब हुआ कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अपने आप में पूर्ण हो, है ना। तो अपने आप में पूर्ण हो तो वो हो जाएगा हमारा संक्षिप्तता। मौलिकता से मतलब है कि जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं वो इस मतलब जिस चीज़ के ऊपर है हम उसी चीज़ के बारे में बात करें, वो हो जाएगी हमारी मौलिकता। स्पष्टता में यह है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं स्पष्ट रूप से हम उसी बारे में ही बात करें, वो भी सही तरीके से। मतलब हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उस बात में स्पष्ट हो कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो दूसरे बंदे को समझ में आए, बाद में उसके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि ऐसा भी होना चाहिए, मतलब अपने आप में पूर्ण हो, किसी की कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस तरीके का पत्र लिखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सुबद्धता, वो अपने आप में पूर्ण हो, उसमें कोई भी मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे हम पत्र लेखन लिखते हैं तो जिस बारे में हम लिख रहे हैं उसमें कोई कहानी सी ना बता के, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं अपना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें इधर उधर की बात ना लिखकर, मतलब जिस बारे में हम बात करें केवल उसी के बारे में ही बात करें। संपूर्णता से मतलब है कि वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, किसी के मन में कोई और क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। तमीज में होना चाहिए, तमीज से मतलब है कि उसमें फालतू की बदतमीजी या गाली गलौज वगैरह जैसा कुछ नहीं, जो भी एक तहजीबदार तरीके से उसे लिखना चाहिए। और शब्दों का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, मतलब लिखने का तरीका साफ साफ लिखना चाहिए। यही सारी चीजें एक पत्र लेखन के गुण में होता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे कि पत्र लेखन के गुण क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिसूचना से आप क्या समझते हैं। ये जो अधिसूचना होती है इससे हमारा क्या मतलब है, तो पहले छोटा सा समझा देती हूँ कि जो राजपत्र होता है ना, गजट, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है वो हमारी अधिसूचना होती है। अब सुन लेते हैं, जो हमारी आम जनता हो गई या हमारे सरकार हो गई या कोई भी, तो उनके लिए जो भी आदेश होती हैं, सरकारी आदेश हो गए, चेतावनी हो गई या कोई भी आवश्यक सूचना हो गई, वो जो सारी चीज़ें जब राजपत्र मतलब गजट में लिखी जाती है तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिपत्र से आप क्या समझते हैं। परिपत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब ये है परिपत्र से कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को जो पत्र लिखा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। देखो, ज्ञापन से सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक तो हम जो नॉर्मल पत्र लिखे जाते हैं मतलब कार्यालयों के, उसमें ये होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है, लेकिन ज्ञापन में क्या होता है, इसमें एक पदाधिकारी दूसरे कनिष्ठ पदाधिकारी को ही ज्ञापन लिख सकता है। दूसरा, इसमें सीधे सीधे विषय से संबंधित पत्र लिखा जाता है। दूसरा, इसमें सिर्फ वही पदाधिकारी पत्र लिख सकता है जो कि सरकारी नियमों को जानता हो, उसकी शर्तों को जानता हो, तो उसे ही ज्ञापन लिखने का अधिकार होता है।
उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि ज्ञापन किसे कहते हैं। और ये जो है आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूपण की विशेषता। तो प्रारूपण की विशेषता है सबसे पहले शुद्धता, संक्षिप्तता, परिपूर्णता, विषय, विभाजन, प्रतिलिपियां, उद्धरण, संलग्न पत्र, भाषा, शैली। ये सारे जो हैं इसकी विशेषता होती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी है। आपको जितनी भी विशेषताएं हैं मैंने बताई हैं उन सभी को लिखकर याद कर लेना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रारूपण की विशेषता। तो प्रारूपण की विशेषता है शुद्धता, संक्षिप्तता, परिपूर्णता, विषय, विभाजन, प्रतिलिपियां, उद्धरण, संलग्न पत्र, भाषा और शैली। मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। आप इसलिए इनके बारे में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में साथ के साथ इन्हें नोट भी करते जाएं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिप्पण से आप क्या समझते हैं। तो टिप्पण से मतलब है जब किसी कार्यालय में कोई भी पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को लिखने के बाद जब वो अधिकारी के पास जाती है और उसके ऊपर जब तक वो पूरी तरीके से मतलब उसमें कहते हैं ना, जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें अगर कोई कमी है, जब तक उस कमी को दूर ना कर दिया जाए तब तक उस पर जो कार्यवाही चलती रहती है उसी को टिप्पण कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम पत्र लिखते हैं किसी कार्यालय में तो जब वो अधिकारी के पास जाती है उस पत्र में जब तक कि वो पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता, जब तक उस पर कार्यवाही चलती रहती है, मतलब बातचीत चलती रहती है, उसमें जो भी कमियां हैं या जिस भी तरीके से वो दूर नहीं कर दिया जाता, वो जो कार्यवाही चलती है उसी को टिप्पण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ पाए होंगे कि टिप्पण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पल्लवन, भाव विस्तार, वृद्धिकरण से क्या आशय है। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पल्लवन को ही भाव विस्तार, वृद्धिकरण भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पल्लवन किसे कहते हैं या भाव विस्तार किसे कहते हैं या वृद्धिकरण किसे कहते हैं, तो तीनों का आंसर एक रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, याद करके जरूर जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो पल्लवन से मतलब है जब कोई भी लेखक अपना लेख लिखता है या फिर वक्ता अपना कोई कथन लिखता है तो उस लेख या कथन को जब हम और विस्तार में लिखते हैं या बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, पल्लवन। थोड़ा इजी तरीके से बताती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज लिखी हुई है, तो इसी चीज को थोड़ा और फैला के समझाने को ही पल्लवन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को करें प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा।